हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल जुडिशरी प्रेप होप। देखिए, क्योंकि हम कर रहे हैं जेडीए जनरल एग्जाम की तैयारी, तो स्टूडेंट्स ने कहा है मैम आप ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कराइए। तो देखिए, आज जो मैंने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के जो क्वेश्चंस दिए हैं वो मैंने टॉप 20 क्वेश्चंस लिए हैं, ठीक है। और मैंने इस पे वो अप्रोच डाली है जो यूजुअली ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी से क्वेश्चंस बनते हैं। ये एक ऐसा एक्ट है जहां से हमें पता नहीं होता कि क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पूछा जाता है, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप इस लेक्चर को इस पूरी वीडियो को देख लेंगे, उसके बाद आपको खुद ये रियलाइज होगा कि हमने कितना इंपॉर्टेंट पार्ट से डील किया है। देखिए, जैसे कि क्वेश्चन 1 में मैंने रखा है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी बनते हैं, ठीक है। और ये आपकी समझ के लिए ये मैंने इसमें ऐड भी किए हैं वर्ड्स, ठीक है। आप देखेंगे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन रखे हैं, उसको फिर एक्सप्लेन किया है कि व्हाई दिस आंसर, फिर इलस्ट्रेशन से उसको समझाया है। फिर हमारा क्या आता है, प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन भी बन सकता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से। नेगेटिव फ्रेमिंग भी बन सकती है, ठीक है। क्वेश्चन की कॉन्सेप्चुअल ट्रैप भी होते हैं, ओके। और एजर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं। तो इस तरीके से मैंने सेट्स बनाए हैं, जैसे कि सेक्शन 5, 10, 13, 14, 18, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इससे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो इस तरीके से मैंने 5 के 20 सेट्स आपको 5 क्वेश्चन के 4 सेट्स बनाए, जो कि 20 क्वेश्चन आपके बनेंगे। तो देखिए, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है आपको, हमें अपने पास अपना बेयर एक्ट लेके बैठना है, ठीक है। बेयर एक्ट हमें अपने पास रखना है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट क्या जो हमारा क्या है 1882 का है। एक्ट नंबर क्या है 4 है 1882 का, ठीक है। इतना आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, अगर मैं बात करूं पहले क्वेश्चन की, तो देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द टेरिटोरियल ऑपरेशन ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। आपको क्या लगता है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। अब आप मेरी बात सुनो, ये जो हमारा सेक्शन 1 होता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का, ये कोई छोटा सेक्शन नहीं है, ये काफी बड़ा सेक्शन है। और उसी की फ्रेमिंग अब देखो, क्योंकि आपको पता ही है कैसा भी क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए अब ध्यान रखना। क्वेश्चन क्या है, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के क्षेत्रीय विस्तार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट, स्टेट गवर्नमेंट में by notification in the official gazette exempt any part of the territory administered by it from the operation of section 54 paragraph 2 and 3, ठीक है, and section 59 and section 107 and section 123 either retrospectively or prospectively। समझ आया क्या कह रहा है, राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अपने प्रशासन अधीन किसी भी क्षेत्र को धारा 54, धारा 59, धारा 107 और धारा 123 के परिवर्तन से भूतलक्षी अथवा भावी लक्षी रूप से मुक्त कर सकती है। तो क्या ये बात सेक्शन 1 में लिखी है, ये पहली स्टेटमेंट है। दूसरी स्टेटमेंट कहती है स्टेट गवर्नमेंट में ऑल्सो एग्जेम्प्ट सेक्शन 54 इन इट्स एंटायरिटी फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ द एक्ट। क्या राज्य सरकार धारा 54 को संपूर्ण रूप से भी अधिनियम के परिवर्तन से मुक्त कर सकती है? क्या ये बात भी लिखी है सेक्शन 54 के बारे में? अब देखिए, यहाँ पर हमने क्या देखा, यहाँ पर हमने 2 स्टेटमेंट देखी। अब बताइए इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट, या फिर स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। सी, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, या डी बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर इनकरेक्ट, दोनों ही गलत है। अब बताओ आप इसका आंसर क्या करेंगे, क्योंकि अगर आप सेक्शन 1 देखेंगे तो उसमें सारे बच्चे क्या पढ़ के निकल जाते हैं कि ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, 1882 में आया। कमेंसमेंट में कब आया, ये 1 जुलाई 1882 को ये कब आया, ये कमेंसमेंट में आया। और ये इसका जो एक्सटेंट है, ये एक्सटेंट करता है फर्स्ट इंस्टेंट पे होल ऑफ इंडिया पर।
the territories which immediately before 1st November 1956 were comprised in part B state और in state of बॉम्बे, पंजाब और दिल्ली। ठीक है, फिर इसको बाद में क्या किया गया है, इसका जो है आप देखेंगे एक्सटेंड कहाँ का कर रहा है, तो फिर बाद में इसका जो है सब्स्टिट्यूशन है, ये बात अलग है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है बी। स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। सेक्शन 1 एक्सप्रेसली एम्पावर द स्टेट गवर्नमेंट टू एग्जेम्प्ट ओनली पैरा 2 एंड पैरा 3 ऑफ सेक्शन 54। ठीक है, धारा 1 के अनुसार राज्य सरकार केवल धारा 54 का जो पैरा दूसरा है और तीसरे को ही अधिसूचना द्वारा अपवाद कर सकती है, पूरा सेक्शन 54 नहीं। और बस बच्चे पढ़ के जाते हैं सेक्शन 54 और वहीं पर आंसर गलत हो जाता है। इस तरीके से आपको, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन हर किसी बच्चे को आता है, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन क्या है, हर किसी स्टूडेंट को आता है। इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो कभी भी गलती नहीं करेंगे। ठीक है, एंड नॉट द एंटायर सेक्शन, दिस पावर में बी एक्सरसाइज्ड। और ये पावर को आप कैसे एक्सरसाइज कर सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट ईदर रेट्रोस्पेक्टिवली और प्रोस्पेक्टिवली बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट। देखो रेट्रोस्पेक्टिवली क्या होता है, बैक डेट से, और प्रोस्पेक्टिवली क्या होता है, आने वाले टाइम से। दोनों तरफ से दोनों ही बात यहाँ पे की गई है, ऐसा किया जा सकता है। ठीक है, ये अपवाद भूत लक्ष्य या भावी लक्ष्य दोनों प्रकार का हो सकता है। एग्जाम्पल जैसे राजस्थान गवर्नमेंट है वो एग्जेम्प्ट कर रही है सेक्शन 59 को, ठीक है, और उसके पैराग्राफ 2 और 3 को, सेक्शन 59 को एग्जेम्प्ट कर रही है, और जो पैराग्राफ 2 और 3 है सेक्शन 54 का शेड्यूल एरिया में। ठीक है, राजस्थान गवर्नमेंट ने क्या किया, एग्जाम्प्ट कर लिया। मैं इलस्ट्रेशन दे रही हूँ। तो ये जो नोटिफिकेशन वो ऑफिशियल गैजेट में जो नोटिफाई करेंगे वैलिड रहेगी। अगर वो एग्जाम्प्ट कर रहे हैं एंटायर सेक्शन 54 को, तो फिर वो नोटिफिकेशन कैसी हो जाएगी, अल्ट्रा वायर्स। ठीक है, तो इस तरीके से अगर मैं आपको समझाऊं तो आप बताओ कभी गलती होगी, नहीं होगी। और उन स्टूडेंट्स को थैंक्स बोलो जो मुझे डेली मैसेज कर रहे थे कि मैम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पर भी आप डील कर लीजिए, क्योंकि लोकल लॉज अब हमें समझ आ रहा है, कमांड अच्छी आ रही है, क्योंकि एग्जाम बहुत ज्यादा नजदीक है, तो हमें थोड़ा सा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के बारे में भी कमांड आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, अब प्रॉब्लम बेस्ड भी क्वेश्चन आ सकता है। अब इसको ध्यान से पढ़ो। एक्स एग्जीक्यूट्स अ मॉर्गेज डीड। ठीक है, मॉर्गेज डीड सबको मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ आप सबको पता है कि मॉर्गेज डीड क्या होती है। बेसिकली एक डॉक्यूमेंट होता है जब आप क्या करते हैं, किस बैंक वगैरह से आप क्या ले रहे हैं, लोन ले रहे हैं, और बदले में आप क्या कर रहे हैं, आप सिक्योरिटी के तौर पर अपनी लैंड वगैरह को मॉर्गेज कर रहे हैं। तो वो जो इंस्ट्रूमेंट बन रहा है उसको हम बोलते हैं मॉर्गेज डीड। ठीक है, बेसिकली बोलते हैं जैसे कि कहते हैं गिरवी रखना। ठीक है, तो ए ने एग्जीक्यूट किया मॉर्गेज डीड इन फेवर ऑफ वाई। ठीक है, विटनेस कौन है, ए। तो विटनेस ए क्या होता है, विटनेस ए डज नॉट सी द एग्जीक्यूशन बट सब्सिक्वेंटली रिसीव्स अ पर्सनल एक्नॉलेजमेंट ऑफ एग्जीक्यूशन फ्रॉम एक्स। ठीक है, विटनेस बी एक्चुअली सीज एक्स साइन द डीड। Both witnesses sign the instrument separately in the presence of X. Which of the following is legally correct? जिसको क्वेश्चन समझ आ गया है वेल एंड गुड, नहीं आया तो बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए, मैं आपको बताऊंगी और आपको धीरे धीरे समझ आने लगेगा। हिंदी में समझो। देखो वैसे भी ऑफिसर बनने वाले हो, इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज आपको आना चाहिए। ठीक है, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है तो हिंदी को भी अपना स्ट्रॉन्ग कर लो, हिंदी मीडियम स्टूडेंट है तो इंग्लिश को भी स्ट्रॉन्ग कर लो। क्या कहा गया है, एक्स ने वाई के पक्ष में बंधक पत्र निष्पादित किया है। एक्स ने किया है निष्पादित, एग्जीक्यूशन कर रहा है, एक्स कर रहा है। अब विटनेस कौन है, ए और बी। ए ने इस निष्पादन को होते हुए नहीं देखा है, लेकिन बाद में एक्स क्या करता है, बाद में एक्स ये उसके सामने, ए के सामने स्वीकार करता है कि इस डॉक्यूमेंट का निष्पादन मैंने ही किया है, ये मॉर्गेज डीड को एग्जीक्यूट मैंने ही किया है। ये वो ऐसा क्या करता है, पर्सनल एक्नॉलेजमेंट एक्स जो है ए को दे देता है। मतलब जब एक्स एग्जीक्यूट कर रहा था तब ए प्रेजेंट नहीं होता है, कोई बात नहीं, बाद में बता देता है मैंने एग्जीक्यूट किया। जो गवाह बी है उसने एक्स को हस्ताक्षर करते हुए देखा है। अब यहाँ पर दोनों गवाहों ने अलग अलग समय पर एक्स की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए। ठीक है, अब विटनेस आएंगे, अब विटनेस यहाँ पे साइन कर रहे हैं, तो अब दोनों गवाहों ने क्या किया, दोनों गवाहों ने अलग अलग समय पर एक्स की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए। ठीक है, विधिक स्थिति क्या होगी, देखो
ए क्या है, अभी जो अटेस्टेशन कर रहे हैं, जो विटनेस ने अटेस्ट कर दिया, अब इस देखो एक्स ने क्या किया, डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट कर दिया है, लेकिन बताया गया दो सिचुएशन की, एक ने तो एग्जीक्यूशन होते हुए देखा था, एक ने नहीं देखा था। जिसने नहीं देखा था उसको एक्स ने आके बता दिया कि मैंने ही एग्जीक्यूट किया है। अब वो विटनेस उसको क्या कर रहे हैं, अटेस्ट करना चाह रहे हैं उसको डॉक्यूमेंट को। अब जब ये अटेस्टेशन हो रहा है, अब ये बताइए ये अटेस्टेशन इनवैलिड होगा, बिकॉज वो बोथ विटनेसेस डिड नॉट विटनेस एग्जीक्यूशन। ये अभी प्रमाणन अवैध है, क्योंकि दोनों गवाहों ने निष्पादन नहीं देखा। दोनों ने नहीं देखा कि सिर्फ इसने देखा था, बी ने, और जो ए ने नहीं देखा था, ए को तो बता दिया था एक्स ने आके कि मैंने ही इसको एग्जीक्यूट किया है। तो क्या ये इसी बात पर अटेस्टेशन इनवैलिड हो जाएगा? दूसरी सिचुएशन, अटेस्टेशन इज इनवैलिड बिकॉज बोथ विटनेसेस वर नॉट प्रेजेंट साइमल्टेनियसली। अब देखिए ये वर्ड क्या, ये साइमल्टेनियसली वर्ड ही पूरा एसेंस है इस ऑप्शन का। इसको समझ लोगे तो ऑप्शन आपको समझ आएगा। ये कह रहा है ये जो अटेस्टेशन है ये इसलिए इनवैलिड हो जाता है, क्यों? क्योंकि जो दोनों विटनेस थे वो एक साथ ही प्रेजेंट नहीं थे। वो क्या थे? दोनों ही एक साथ प्रेजेंट नहीं थे। अभी प्रमाणन अवैध है क्योंकि दोनों गवाह एक साथ उपस्थित नहीं थे। नेक्स्ट, अटेस्टेशन वैलिड होगा बिकॉज एक्नॉलेजमेंट इज इक्विवेलेंट टू विटनेसिंग एग्जीक्यूशन अंडर सेक्शन 3। अभी प्रमाणन क्या है? वैध है, क्योंकि धारा 3 के अनुसार व्यक्तिगत स्वीकृति भी अभी प्रमाणन का वैध आधार है। सी ऑप्शन, ये डी, रजिस्ट्रेशन अलोन क्योर्स द डिफेक्ट। पंजीकरण इस दोष को स्वतः दूर कर देता है। अब बताइए इसमें से कौन सी स्टेटमेंट आपको लीगली करेक्ट लग रही है? तो देखिए मैं आपको बताती हूं, इसका आंसर है सी। ठीक है, ऑप्शन क्या है इसका? सी। क्योंकि जब आप सेक्शन 3 देखेंगे, सेक्शन 3 इंटरप्रिटेशन क्लॉज है, तो वहां पर क्या कहा गया है? अ विटनेस में ईदर actually witness execution or receives a personal acknowledgement from the executant. It is also unnecessary that both witnesses be present simultaneously. आगे समझ, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। धारा 3 के अनुसार गवाह के लिए यह आवश्यक नहीं है कि उसने वह निष्पादन होते हुए देखा हो। यदि निष्पादन स्वयं उसके समक्ष हस्ताक्षर करके स्वीकार कर लिया जाए तो भी वो अभी प्रमाणन वैध माना जाएगा, और साथ में ही दोनों गवाहों का एक ही समय पर उपस्थित होना भी आवश्यक नहीं होता है। इसको याद रखना। जैसे कि ए ने साइन किया है गिफ्ट डीड पर मंडे को, ठीक है, ए क्या करता है? साइन करता है गिफ्ट डीड पर, ठीक है, मंडे को। अब विटनेस 1 है, उसने तो ये एग्जीक्यूशन को देखा था, लेकिन ऑन ट्यूसडे ए क्या करता है? पर्सनली एडमिट कर देता है कि ये उसी के सिग्नेचर है विटनेस 2 के सामने। अब क्या है? बोथ साइन सेपरेटली बिफोर ए, ठीक है, तो फिर भी क्या है? ये जो अटेस्टेशन है उसको हम परफेक्टली वैलिड मानेंगे। अब ये हो गया हमारा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया था, प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन। अब नेगेटिव फ्रेमिंग भी होती है क्वेश्चन की। कैसे? देखिए, which one of the following is not included within the statutory meaning of the expression attached to earth under section 3 of the transfer of property act? धारा 3 के अनुसार पृथ्वी से संलग्न की वैधानिक परिभाषा में निम्नलिखित में से सम्मिलित नहीं है। बताइए क्या सम्मिलित नहीं है अटैच टू अर्थ में? अब आपको समझ आ गया which one is not included within the meaning of expression attached to earth? ठीक है, बताइए। trees rooted in earth, भूमि में जड़ वाले वृक्ष, building embedded in the earth, भूमि में धसी हुई इमारतें, machinery fixed to a building permanently for its beneficial enjoyment, स्थायी उपयोग हेतु भवन से जुड़ी मशीनरी। डी, standing timber intended to be cut and removed, काटकर हटाए जाने वाली खड़ी लकड़ी। अब बताइए इसमें से क्या इंक्लूड नहीं है? अगर आप अटैच टू अर्थ की डेफिनेशन देंगे तो उसका मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, रिया। क्या ट्रिक बताई थी मैंने आपको? रिया, ठीक है, रिया। आर क्या हो गया? रूटेड, ठीक है, आर क्या हो गया? रूटेड। आई क्या हो गया? एम्बेडेड।
आई क्या हो गया, एम्बेडेड, और ए क्या हो गया, अटैच्ड। ठीक है, ए क्या हो गया, अटैच्ड। तो अटैच टू अर्थ का मतलब हो गया रिया। तो अब देखिए क्या नहीं है, रूटेड की भी बात की गई है, एम्बेडेड की भी बात की गई है, और क्या बात की गई है, मशीनरी फिक्स टू अ बिल्डिंग परमानेंटली फॉर इट्स बेनिफिशियल एंजॉयमेंट। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पर आप बात करूं परमानेंट बेनिफिशियल एंजॉयमेंट, तो इसके लिए जो वर्ड यूज किया गया था, अटैच किया गया था। इन्होंने अटैच वर्ड को हटा दिया ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाए। आप फिर भी कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि आपको पता है अटैच टू व्हाट इज सो एम्बेडेड। तो सी भी ठीक है, इसका आंसर हुआ डी। अटैच टू अर्थ में डी नहीं है, ठीक है, क्योंकि सेक्शन 3 स्पेसिफिकली एक्सक्लूड करती है स्टैंडिंग टिम्बर को, ठीक है, फ्रॉम इमूवेबल प्रॉपर्टी से। ऑल्दो रूटेड इन द अर्थ इट इज इंटेंडेड फॉर सीवरेंस एंड कमर्शियल यूज। ठीक है, धारा 3 के अनुसार क्या है, जो खड़ी लकड़ी है उसको अचल संपत्ति नहीं माना जाता। क्यों हमने अचल संपत्ति क्यों नहीं माना स्टैंडिंग टिम्बर को, क्यों, क्योंकि उसका उद्देश्य जो है पृथ्वी से स्थायी जुड़ाव नहीं है, बल्कि उसको शीघ्र काटकर अलग करना होता है। स्टैंडिंग टिम्बर होती है, उसको परमानेंट थोड़ी ना रखते हैं, हम उसको बाद में काट देते हैं, इसलिए उसको इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं भी माना जाता। इलस्ट्रेशन देखिए, अ टी प्लांटेशन मेंटेन्ड फॉर कमर्शियल फेलिंग कॉन्स्टिट्यूट्स स्टैंडिंग टिम्बर। ठीक है, टी जो प्लांटेशन कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, उसको कमर्शियल यूज करने के लिए, जैसे कि जबकि वेयर एज मैंगो ट्रीज प्लांटेड फॉर बियरिंग फ्रूट्स रिमेन इमूवेबल प्रॉपर्टी। जबकि जो मैंगो ट्री होता है उसको क्यों प्लांट किया जाता है, ताकि उसपे फ्रूट्स आए, तो इसीलिए इसको हमने क्या बोल दिया, इसको हमने इमूवेबल प्रॉपर्टी बोल दिया। लेकिन मैं आपको एक बात अभी क्लियर कर देती हूँ, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे आपको वर्ड्स पे ध्यान देना है। अगर उनकी इंटेंशन सीवरेंस की है तब वो कभी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं होगा। जैसे कि मैंने बेशक से एग्जांपल में मैंगो ट्रीज का एग्जांपल दिया आपको, लेकिन मैंने यहाँ पे उसका पर्पस बताया है, वो फ्रूट बियर कर रहा है। ठीक है, अगर लेकिन कोई और एग्जांपल देके वहां पे सीवरेंस पर्पस दिखा दे तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है इट इज ऑल अबाउट कि आपका माइंड कितना एक्टिव है, आप कितना क्लिक कर पा रहे हैं चीजों को। ठीक है, इसीलिए मैं आप इस इसको बार बार क्लियर करके आपको समझा रही हूँ ताकि बाद में आप कंफ्यूज ना हो जाए कि मैम ये क्या हुआ। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैंने एक कॉन्सेप्चुअल ट्रैप बनाया है, ठीक है, क्योंकि अब बहुत ही डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इजी तो आते ही है ना, थोड़ा सा डिफिकल्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्टिंग्विश इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट अंडर द टीपीए। टीपीए के अंदर दोनों डेफिनेशन जो इंटरप्रिटेशन क्लॉज उसमें दोनों चीजें यूज हुई हैं, इंस्ट्रूमेंट भी यूज किया गया है और रजिस्टर्ड भी यूज किया गया है। अब ये बता रहा है कि बताइए जो आगे वाली स्टेटमेंट है, जो निम्नलिखित में से कौन सा जो विकल्प है इंस्ट्रूमेंट और रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट के बीच में सही अंतर बताता है। पहला, एवरी इंस्ट्रूमेंट इज नेसेसरली रजिस्टर्ड। बताइए, पर जो जितनी भी लिखत है उनका पंजीकृत होना आवश्यक होता है। दूसरा, एवरी रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट इज टेस्टामेंट्री। प्रत्येक पंजीकृत दस्तावेज जो होते हैं वो वसीयती होता है। सी, instrument means a non-testamentary instrument whereas registration relates to compliance with the law governing registration। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट का अर्थ क्या लिखा गया है यहाँ पे, इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है यहाँ पे, अवसीयती लिखत है, जबकि रजिस्टर्ड का संबंध क्या है, पंजीकरण संबंधी विधि के अनुपालन से है। डी, रजिस्ट्रेशन इटसेल्फ कन्वर्ट्स अ विल इनटू एन इंस्ट्रूमेंट अंडर द एक्ट। जो पंजीकरण क्या होता है, वसीयत को इंस्ट्रूमेंट बना देता है। तो बताइए कौन सा इसमें से स्टेटमेंट ऐसा जो बिल्कुल दोनों को ठीक तरीके से डिफरेंशिएट कर रहा है। आंसर है इसका सी। ठीक है, क्योंकि ये जो एक्ट है, अगर आप देखेंगे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इसने अलग से डिफाइन किया है इंस्ट्रूमेंट को भी और रजिस्टर को भी। और इंस्ट्रूमेंट का नॉन टेस्टामेंट्री होना जरूरी है, क्योंकि लिखा है इंस्ट्रूमेंट मींस अ नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, मतलब एक तो होता है प्रॉपर्टी आप वसीयत के थ्रू दे देते हैं, वो तो हमारा हो गया टेस्टामेंट्री के थ्रू हो गया। एक होता है जब आपकी जो वसीयत, आपकी जो प्रॉपर्टी होती है वो वसीयत के थ्रू नहीं जाती है। ठीक है, वो कैसे किसी एक्ट के थ्रू जा रही है, तो वो होते हैं हमारे नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, सी। और जबकि अगर मैं रजिस्ट्रेशन की बात करूं तो रजिस्ट्रेशन मेयरली डिनोट्स
compliance with the applicable registration law. Registration का मतलब सिंपल दिया गया है, registered in any part of the territory to which this act extend under the law for the time being in force, regulating the registration of document. Registration of document, सिंपल सी बात ये की गई है, ठीक है। इलस्ट्रेशन जैसे अ सेल डीड मे बी एन इंस्ट्रूमेंट वेदर रजिस्टर्ड और नॉट। जो सेल डीड है वो एक इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, हो सकता है, अब चाहे वो रजिस्टर्ड है या नहीं है, लेकिन अ विल, जो विल है, नेवर बिकम एन इंस्ट्रूमेंट मेयरली बिकॉज इट इज रजिस्टर्ड, ठीक है। इस तरीके से आपको याद रखना है। असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन देखिए कैसे होते हैं। असर्शन ये है, फॉर अ वैलिड अटेस्टेशन अंडर सेक्शन 3 टू अटेस्टिंग विटनेस मस्ट नेसेसरली साइन द इंस्ट्रूमेंट साइमल्टेनियसली। आपको वर्ड समझ आ गया होगा। धारा 3 के अंतर्गत वैध अभिप्रमाणन के लिए दोनों गवाहों का एक ही समय पर हस्ताक्षर करना आवश्यक होता है, ये असर्शन है। रीजन, Section 3 expressly provides that it is not necessary that more than one attesting witness should have been present at the same time. धारा 3 स्पष्ट करती है कि एक से अधिक गवाहों का एक ही समय पर उपस्थित होना आवश्यक नहीं है, ठीक है। अभी पढ़ाकर आई हूं आपको, ये आपको समझ आ गया होगा मैं किसके बारे में बात कर रही हूं, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन ए क्या, both A and R true, R correctly explains A. B, both A and R true but R does not explain A. C, A is false but R is true. D, both A and R are false. अभी पढ़ाया है, अगर अब भी गलती करते हो तो इट मीन्स आपको तैयारी करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसका आंसर है सी, ए गलत है, ठीक है। दोनों का एक ही समय उपस्थित होना जरूरी नहीं है। Assertion is contrary to the statutory definition, ठीक है। जो इस लॉ में बताया गया उसके कॉन्ट्रेरी बताया गया है assertion को, ऐसा नहीं है। लॉ एक्सप्रेसली डिस्पेंस करता है, अलाउ करता है कि मतलब विद साइमल्टेनियस प्रेजेंस ऑफ बोथ विटनेस, देयरफॉर द रीजन करेक्टली स्टेट द लॉ वेयर एज द assertion इज इनकरेक्ट। जैसे कि विटनेस ए ने साइन किया है टुडे, विटनेस बी ने साइन किया है टुमारो, बोथ साइन इन द प्रेजेंस ऑफ एग्जीक्यूटेंट, द अटेस्टेशन रिमेन्स लीगली वैलिड, ठीक है। जो डब्ल्यू, जो विटनेस ए है उसने आज साइन कर दिया, विटनेस बी ने कल साइन कर दिया, तो ये जो अटेस्टेशन हुई है अभी भी वैलिड मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि जो साइन कर रहे हैं ये एग्जीक्यूटेंट की तो प्रेजेंस में ही कर रहे हैं। अब देखो ये सेक्शन 5, 10, 13, 14 एंड 18 मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ टीपीए, ठीक है। इसके आ जाइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कॉन्सेप्ट प्लस स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। देखिए, consider the following statement regarding transfer of property under section 5 of TPA Act 1882। देखिए अगर आप सेक्शन 5 देखते हैं तो सेक्शन 5 किससे डील करता है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है, उसको डिफाइन करता है। ये से अब देखिए स्टेटमेंट 1, a transfer of property may be made by living person in favor of himself alone। एक जीवित व्यक्ति केवल अपने ही पक्ष में संपत्ति का अंतरण कर सकता है। दूसरा, a living person may transfer property to himself and one or more other living persons jointly। ये स्टेटमेंट नंबर 2 है। एक जीवित व्यक्ति स्वयं तथा एक या अधिक अन्य जीवित व्यक्तियों के संयुक्त पक्ष में भी संपत्ति का अंतरण कर सकता है। ये दो स्टेटमेंट है। चूज द करेक्ट आंसर, बताइए। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। Statement 1 correct, statement 2 is incorrect. Statement 1 is incorrect, statement 2 is correct. Both statement 1 and 2 are incorrect. बताइए क्या आंसर है इसका? देखिए इसका आंसर है सी। जो स्टेटमेंट 1 है वो इनकरेक्ट है, बट स्टेटमेंट 2 क्या है? करेक्ट है। क्योंकि अगर आप इसका सेक्शन 5 पढ़ेंगे, इन द फॉलोइंग सेक्शन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मीन्स एन एक्ट बाय विच अ लिविंग पर्सन कन्वेज प्रॉपर्टी in present or in future to one or more other living persons or to himself and one or more other living persons, and to transfer property is to perform such act. In this section, living person includes a company,
association or body of individuals, whether incorporated or not, but nothing herein contained shall affect any law for the timing in force. तो ये सेक्शन क्या कह रहा है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का मतलब क्या है, एक ऐसा एक्ट करना, ठीक है, जिसमें क्या हो रहा है, एक लिविंग पर्सन अपनी प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है, कन्वे कर रहा है, अभी प्रेजेंट टाइम में या फ्यूचर टाइम में, किसको, एक या एक से ज्यादा लिविंग पर्सन को भी, या खुद को भी, और टू हिमसेल्फ एंड वन और मोर अदर लिविंग पर्सन। तो देखिए सेक्शन 5 परमिट करता है ट्रांसफर बाय लिविंग पर्सन टू वन और मोर अदर लिविंग पर्सन और टू हिमसेल्फ and one or more other living persons. It does not permit a transfer by a person exclusively to himself, as no conveyance take place in such case. अगर मेरी ही प्रॉपर्टी को मैंने अपने ही नाम अपनी ही अपने पास उसको ट्रांसफर कर दिया, तो इस तरीके से देखा जाए तो कोई कन्वेंस हुआ ही नहीं है। हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं कि आप अपने आप को ट्रांसफर कर रहे हैं, साथ के साथ क्या कर रहे हैं, एक और एक से ज्यादा अदर लिविंग पर्सन को भी कर रहे हैं, जॉइंटली कर रहे हैं, तब माना जा सकता है। और ये बहुत ही टेक्निकल एस्पेक्ट है, समझ आ जाएगा तो अच्छी बात है। धारा 5 के अनुसार कोई जीवित व्यक्ति संपत्ति का अंतरण एक या अधिक अन्य जीवित व्यक्तियों को अथवा स्वयं तथा एक या एक से अधिक अन्य जीवित व्यक्तियों के संयुक्त पक्ष में भी कर सकता है। केवल स्वयं के पक्ष में अंतरण संभव नहीं है, क्योंकि उसमें स्वामित्व का वास्तविक हस्तांतरण नहीं होता। लेकिन एक बात याद रखना, इस सेक्शन में लिविंग पर्सन में इंक्लूड किया गया है कंपनी को भी और एसोसिएशन ऑफ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल को भी, चाहे वो इनकॉर्पोरेटेड है या नहीं। इसका मतलब अगर मेरी कोई प्रॉपर्टी है तो क्या मैं उसको किसी कंपनी को ट्रांसफर कर सकती हूँ, और चाहे वो कंपनी मेरे ही नाम पर हो। तो ध्यान लगाना इस पॉइंट पर। जैसे कि ए ने ट्रांसफर किया इस अपनी प्रॉपर्टी ज्वाइंटली himself and his daughter B, ये ट्रांसफर वैलिड है। If A purports to transfer the property only to himself, there is no transfer within the meaning of section 5. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। X transfers his house to Y, subject to a condition that Y shall never sell, never mortgage, never gift or otherwise transfer the property during his lifetime. Which of the following is legally correct? ये कैसे आप प्रॉब्लम बेस्ड है, इसको देखो। एक्स ने क्या किया, एक्स ने अपना मकान वाई को इस शर्त पर हस्तांतरित किया कि वाई जीवन भर तक ना तो उसे बेचेगा, ना ही उस पर बंधक रख पाएगा, ना ही उसको उपहार में दे सकेगा, और ना ही किसी अन्य प्रकार से उसका अंतरण कर सकेगा। विधिक स्थिति क्या होगी बताइए, ये सिचुएशन है, क्या लीगली करेक्ट है? जो कंडीशन है वो वैलिड है, बिकॉज द ट्रांसफर में इम्पोज एनी रेस्ट्रिक्शन ऑन ओनरशिप। जो अंतरण करता है स्वामित्व पर कोई भी प्रतिबंध लगा सकता है, अतः शर्त वैध है। एनी रेस्ट्रिक्शन, इस तरीके से वर्ड बात क्या करो, एनी रेस्ट्रिक्शन। दूसरा, द कंडीशन इज वॉइड एज इट अमाउंट्स टू एन एब्सोल्यूट रिस्ट्रेन ऑन एलिनिएशन। ये शर्त अंतरण पर क्या कर रही है, पूर्ण प्रतिबंध होने के कारण क्या है, ये शून्य है। ये कंडीशन शून्य हो जाती है, क्यों? क्योंकि ये पूरी तरीके से क्या कर रही है, पूर्ण प्रतिबंध लगा रही है अंतरण पर। तीसरा, द ट्रांसफर इटसेल्फ बिकम वॉइड, पूरा अंतरण ही शून्य हो जाएगा। यहाँ पर क्या बात हुई है, सिर्फ कंडीशन शून्य होगी। यहाँ पर बात हुई है कि ये पूरा ही ट्रांसफर जो है शून्य हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। डी कहता है द कंडीशन इज वैलिड इफ इनकॉर्पोरेटेड इन अ रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट। डी कह रहा है कि ये यदि शर्त पंजीकृत दस्तावेज में है तो वैध होगी। अब आप एक बात बताइए, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट क्यों बनाया गया है? आप ट्रांसफर कर रहेंगे प्रॉपर्टी को। एक बात बताओ, अगर हम प्रॉपर्टी को ट्रांसफर ही नहीं करेंगे लाइफ टाइम, हमेशा उसको उसका एब्सोल्यूट रिस्ट्रेन कर देंगे, तो इकोनॉमी पर कितना असर पड़ेगा? मैं आपको एक प्रैक्टिकल बात बता रही हूँ, ठीक है? इससे कितनी चीजें अफेक्ट करेगी। अगर मार्केट में अगर कोई ना तो व्यक्ति बेच रहा है अपनी लैंड को, या फिर ना कोई व्यक्ति उसको खरीद पा रहा है, तो इस तरीके से कितनी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। इसलिए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कहता है कि ये सेल वगैरह होती रहेगी और आप
जो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करेंगे तो आप उस पर एब्सोल्यूट रेस्ट्रिक्शन ये नहीं लगा सकते कि आप इसे कभी भी क्या नहीं कर सकते, आगे ना मॉर्गेज कर सकते, ना सेल कर सकते, ना गिफ्ट में दे सकते। ये सेक्शन कौन सा है आपका, जो एब्सोल्यूट, ये जो इसी रेस्ट्रिक्शन की बात करता है, कंडीशन रेस्ट्रेनिंग एलिनिएशन, ये सेक्शन 10 है। इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर है बी। ठीक है, कंडीशन वॉइड हो जाएगी। क्यों कंडीशन वॉइड हो जाएगी, क्यों, क्योंकि इट अमाउंट्स टू एन एब्सोल्यूट रिस्ट्रेन ऑन एलिएनेशन। ठीक है, क्योंकि सेक्शन 10 डिक्लेयर करता है कोई भी कंडीशन, ऐसी कंडीशन जो एब्सोल्यूटली रिस्ट्रेन करती हो ट्रांसफरी को। ट्रांसफरी कौन होता है, जैसे कि मेरे पास एक लैंड है, ठीक है, जैसे मेरे पास एक घर है, मैंने उस घर को आगे क्या किया, ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, हाँ, ये लगा लीजिए, हमने क्या पढ़ा इसमें स्टेटमेंट में, ट्रांसफर किया उसने अपना हाउस। ठीक है, तो मैंने अपना घर जो है ट्रांसफर किया बी को, और मैंने यहाँ पे जब अपना घर ट्रांसफर किया तो मैं तो कौन हुई, ट्रांसफरर, और जिसको मैंने ट्रांसफर किया वो हुआ ट्रांसफरी। अब मैंने ट्रांसफरी को क्या बोला है कि आप कभी भी इसका ना तो सेल कर सकते हैं, मॉर्गेज कर सकते हैं इस लैंड को, जब मैं आपको ट्रांसफर कर रही हूँ। तो मैंने क्या किया, एब्सोल्युटली रिस्ट्रेन कर दिया ट्रांसफरी को कि वो क्या नहीं कर सकता, अब ट्रांसफर नहीं कर सकता इस ये जो इसको ट्रांसफर में प्रॉपर्टी मिली है, ना ही वो उस अपना जो है डिस्पोज कर सकता इंटरेस्ट, क्योंकि तो ये क्या है, अब ये जो उसका इंटरेस्ट है, ये जो कंडीशन है वो क्या होगी, वॉइड हो जाएगी। कंडीशन वॉइड है, एमसीक्यू यहां से ही बनता है कि ट्रांसफर वॉइड हो जाएगा या कंडीशन वॉइड हो जाएगी। जो मैंने ट्रांसफर किया है वाई को वही वॉइड हो जाएगा, नहीं, ट्रांसफर वॉइड नहीं होगी, जो मैंने कंडीशन लगाई है वो वॉइड हो जाएगी। हाउएवर द ट्रांसफर इटसेल्फ रिमेन्स वैलिड। ठीक है, इससे अंतरण क्या है, अमान्य नहीं होता। ओनली द रेस्ट्रिक्टिव कंडीशन बिकम्स अनएनफोर्सेबल, केवल प्रतिबंधात्मक शर्त ही अमान्य होती है। तो सेक्शन 10 में अपने पास बेयर एक्ट रखना, और सेक्शन 10 में आपको क्या करना है, वर्ड्स को अंडरलाइन करना है। क्या, वेयर द प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट टू अ कंडीशन और लिमिटेशन एब्सोल्युटली रिस्ट्रेनिंग, ठीक है, एब्सोल्युटली रिस्ट्रेन कर रहे हैं यानी पर्सन को, क्लेमिंग अंडर him from parties from parting with the disposing interest, the condition or limitation is void. The condition or limitation is void except in the case of lease. अगर लीज का केस है, मतलब अगर ए ने अपनी प्रॉपर्टी वाई को लीज पर दी है, ठीक है, तब ये कंडीशन जो मैंने बात बोली कि वो सेल नहीं कर सकता, मॉर्गेज नहीं करता, तब ये कंडीशन सही मानी जाएगी। ऑब्वियसली वो पर्सन लीज पर आया है, वो मेरी प्रॉपर्टी को कैसे सेल कर सकता है, वो मेरी प्रॉपर्टी को कैसे मॉर्गेज कर सकते हैं, क्योंकि ट्रांसफर का मतलब आप अपनी जो प्रॉपर्टी है उसको ट्रांसफर कर रहे हो, और ट्रांसफर के तो बहुत सारे मेथड होते हैं ना, उस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट तो आप बहुत तरीके से आप जैसे कि आपने लीज पर दे दिया, आपने सेल कर रहे हैं, मॉर्गेज हो गया, गिफ्ट हो गया, इस ये सब ट्रांसफर ही तो हो रहा है प्रॉपर्टी का अलग अलग मोड से। तो लेकिन अगर लीज पर आप ने अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया है, उस केस में ये एब्सोल्यूट रिस्ट्रेनिंग वाली जो बात है वो अप्लाई नहीं होती। ठीक है, और वो भी कब, इन द केस ऑफ अ लीज वेयर द कंडीशन इज फॉर द बेनिफिट ऑफ द लेसर और दोज क्लेमिंग अंडर हिम। और कब, जब जो एक्सेप्ट इन द केस ऑफ लीज, और जहां पे और जो कंडीशन किसके बेनिफिट में हो, लेसर के बेनिफिट में हो, तब अप्लाई नहीं हो रहा। दो चीजें, लीज और बेनिफिट ऑफ द लेसर और दोज क्लेमिंग अंडर हिम। ठीक है, जैसे ए ने गिफ्ट किया लैंड बी को विद अ कंडीशन दैट बी शैल नेवर सेल इट, कि बी आगे कभी इसको बेच ही नहीं सकता। मैंने अगर लैंड दी है, मैंने अपनी एक लैंड को गिफ्ट किया बी को कि आज से ये मेरी प्रॉपर्टी तुम्हारी हुई, लेकिन तुम इसे कभी बेच नहीं पाओगे। तो ये क्या है, ये कंडीशन क्या है, ये कंडीशन हमारी वॉइड है। तो गिफ्ट तो रहेगा वैलिड, कंडीशन हो जाएगी वॉइड। अगर आपको समझ आ रहा है, ठीक है, तो इट मींस कि आपकी तैयारी ठीक है। प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। ए ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू बी फॉर लाइफ एंड देयर आफ्टर टू बीज फर्स्ट चाइल्ड who is not yet born on the date of transfer. The transfer gives only half of the remaining interest to the unborn child. What is the legal consequence? Very important question. Very, very important question. समझिए, ए ने क्या किया, ए ने संपत्ति बी को
आजीवन हित के लिए हस्तांतरित की है। ठीक है, ए ने क्या कहा, बी ए ने अपनी ए ने क्या क्या प्रॉपर्टी ट्रांसफर की बी को कि जब तक तुम जिंदा हो तुम इस प्रॉपर्टी को यूज कर लो। फिर उसके बाद जब तुम्हारी डेथ हो जाएगी तो जो बी की पहली संतान है जो कि अभी अंतरण की तिथि पर अस्तित्व में ही नहीं है, जैसे कि मैंने कहा मैं अपनी प्रॉपर्टी बी तुम्हें देती हूं और तुम्हारे बाद ये प्रॉपर्टी तुम्हारे फर्स्ट चाइल्ड को जाएगी और फर्स्ट चाइल्ड अभी भी जिंदा नहीं है। समझ आ गया? तो अब संपत्ति का केवल आधा, बी की प्रथम संतान को संपत्ति का केवल आधा शेष हित प्रदान किया। अब जब मैंने ये बोला कि मेरी प्रॉपर्टी बी, मैं एक प्रॉपर्टी तुम्हें ट्रांसफर करता हूं बी, और तुम्हारे बाद इस प्रॉपर्टी का सिर्फ हाफ इंटरेस्ट तुम्हारा जो अनबॉर्न चाइल्ड है, जो पहला बच्चा होगा, उस पर जाएगा। अब ये बताओ ये किस तरीके का लीगल कॉन्सिक्वेंस है, ये इसका विधिक परिमाण जो है क्या होगा? ट्रांसफर वैलिड है बिकॉज एन अनबोर्न पर्सन मे रिसीव एनी इंटरेस्ट। बताइए, ये जो अंतरण है ये वैध है क्योंकि अजन्मे व्यक्ति को किसी भी प्रकार का हित दिया जा सकता है। ये वर्ड्स अगर आपने समझना स्टार्ट कर दिए ना, आपको चीजें समझ आने लगेगी। मतलब अनबॉर्न पर्सन को आप कैसा भी इंटरेस्ट पास कर सकते हैं, एनी इंटरेस्ट। दूसरा, द ट्रांसफर इज वॉइड बिकॉज अनबॉर्न पर्सन हैज नॉट बीन गिवन द होल रिमेनिंग इंटरेस्ट। ये अंतरण इसलिए शून्य है क्योंकि जो अजन्मा व्यक्ति है उसको अंतरणकर्ता ने पूरा, ठीक है, संपूर्ण हित प्रदान नहीं किया, केवल आधा ही किया है। नेक्स्ट, ट्रांसफर वैलिड है अगर चाइल्ड इज सब्सिक्वेंटली बॉर्न। यदि संतान बाद में जन्म ले ले तो अंतरण क्या होगा? वैध होगा। तो बताइए क्या ये बात भी सही है? डी, ट्रांसफर इज वैलिड। डी क्या है? ट्रांसफर इज वैलिड आफ्टर रजिस्ट्रेशन। ये जो पंजीकरण के पश्चात ये अंतरण वैध होगा। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बी। ये जो ट्रांसफर है ना ये वॉइड माना जाएगा बिकॉज अन पर्सन हैज नॉट बीन गिवन द होल रिमेनिंग इंटरेस्ट। ये पहली बात है। एक दूसरी और कंडीशन होती है, वो आप स्टूडेंट मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या है। पर ये इसका भी, चलो वो एक बात की बात है, शायद वो उसमें ऑप्शन में दिया होगा तो आपको समझ आ जाएगा। ये अंतरण शून्य है क्योंकि अजन्मे व्यक्ति को अंतरकर्ता ने क्या है? संपूर्ण शेष हित प्रदान नहीं किया है। एक बात हमेशा याद रखना, जो मैं आपको बोल रही थी, एक और कंडीशन है वो यही है कि जब भी आप किसी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहे हैं और वो जब ट्रांसफर करते करते आप लास्ट में जा रहे हैं अनबॉर्न पर्सन के पास, तो वो जो अनबॉर्न पर्सन है ना उसको आपको पूरा ही इंटरेस्ट देना होगा, प्रॉपर्टी का पूरा इंटरेस्ट देते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर बी है। सेक्शन 13 जो आप देखेंगे, सेक्शन 13 बात करता है ट्रांसफर फॉर बेनिफिट ऑफ अनबॉर्न पर्सन। ठीक है, यहाँ पर हम जो अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहे हैं वो अनबॉर्न पर्सन के बेनिफिट के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो सेक्शन 13 requires that an interest created for an unborn person must extend to the whole of the remaining interest। ये सेक्शन 13 का जिस्ट है। इतना समझ लिया तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, any transfer conferring only a partial remaining interest upon an unborn person is void। मार्क द वर्ड, क्या लिखा है? वो क्या हो जाएगा? वो void हो जाता है। अब देखिए, धारा 13 के अनुसार यदि किसी अजन्मे व्यक्ति के हित में संपत्ति का अंतरण किया जाता है तो उसे अंतरकर्ता को संपूर्ण शेष हित दिया जाना अनिवार्य है। आंशिक हित दिया जाना क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। देखो, अगर मैं एक बार अगर आपको इसकी डेफिनेशन समझा देती हूँ क्योंकि मुझे तभी लगेगा कि हाँ आपको चीजें समझ आ गई है। देयर ऑन अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एनी इंटरेस्ट देयर इन इज क्रिएटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ पर्सन नॉट इन एग्जिस्टेंस। ठीक है, आप जो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहे हो उसमें जो आप इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे हो एक ऐसे पर्सन के लिए कर रहे हो जो अभी भी एग्जिस्टेंस में नहीं है, उसके बेनिफिट के लिए कर रहे हो जिस दिन आपने इसको ट्रांसफर किया है। लेकिन एक बात याद रखना, सब्जेक्ट टू प्रायर इंटरेस्ट क्रिएटेड। इसका मतलब आप डायरेक्ट किसी अजन्मे व्यक्ति को डायरेक्ट आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकते, उससे पहले आपको एक और इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा
उसी सेम ट्रांसफर में, ठीक है। फिर उसके बाद इंटरेस्ट क्रिएट होगा बेनिफिट ऑफ उस पर्सन के लिए, शैल नॉट टेक इफेक्ट अनलेस इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ रिमेनिंग। इसका मतलब अगर मुझे किसी अजन्मे व्यक्ति के लिए जो भी एग्जिस्टेंस में नहीं है उसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी है, उससे पहले मुझे किसी जीवित व्यक्ति के पक्ष में प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी पड़ेगी। और अभी मैं डायरेक्ट फिर उस प्रॉपर्टी का ध्यान कौन रखेगा? मैं सिंपल बता रही हूँ, ठीक है, प्रैक्टिकल चीज बता रही हूँ। एक बात याद रखना, अगर मैं प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रही हूँ तो मैं डायरेक्ट नहीं कर सकती किसी अनबॉर्न चाइल्ड को, बीच में मुझे कोई प्रायर इंटरेस्ट जो है क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। इस बात को ध्यान से समझ लो, इसलिए मैंने कहा था एक बार सेक्शन समझना जरूरी है। अब देखिए नेक्स्ट, ए ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू बी फॉर लाइफ and thereafter absolutely to B's unborn son. This transfer is valid. If only half ownership is given to the unborn son, the transfer fails. अब याद रहेगा आपको ये चीजें? ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। Which of the following transfer would offend the rule against perpetuity contained in section 14 of the Transfer of Property Act? निम्नलिखित में से कौन सा अंतरण धारा 14 में निहित शाश्वतता के विरुद्ध नियम का उल्लंघन करेगा? सेक्शन जो 14 है वो बात करता है रूल्स अगेंस्ट परपेचुटी। तो देखिए ए ऑप्शन है, इफ प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड टू ए फॉर लाइफ एंड देयर आफ्टर एब्सोल्युटली टू ए सन हु इज अ माइनर, ठीक है। संपत्ति ए को आजीवन तथा उसके बाद नाबालिग पुत्र को पूर्ण स्वामित्व सहित दी जाती है। बी ऑप्शन, प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड सो एज टू वेस्ट इन द फर्स्ट डिसेंडेंट ऑफ ए हु इज बोर्न 80 इयर्स आफ्टर एज डेथ। संपत्ति ए की मृत्यु के 80 वर्ष बाद जन्म लेने वाले उसके प्रथम वंशज को देने का प्रावधान किया जाता है, ठीक है। तो क्या ये रूल अगेंस्ट परपेचुटी जो है उसके खिलाफ है ये वाला बी स्टेटमेंट, या जो ए वाला स्टेटमेंट है वो रूल अगेंस्ट परपेचुटी के खिलाफ है? सी, प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड टू ए फॉर लाइफ एंड देयर आफ्टर टू बी एब्सोल्युटली। संपत्ति ए को आजीवन तथा उसके बाद बी को पूर्ण स्वामित्व सहित दी जाती है। डी, प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड टू ए फॉर लाइफ एंड देयर आफ्टर टू हिज चाइल्ड इफ लिविंग एट एज डेथ। संपत्ति ए को आजीवन तथा उसके पश्चात उसकी मृत्यु के समय जीवित संतान को दी जाती है। बताइए इसका आंसर क्या है, कि कौन सा इसमें से ऐसा स्टेटमेंट है जो रूल अगेंस्ट परपेचुटी को ऑफेंड करता है? इसका आंसर है बी, ठीक है। आपने क्या किया, यहाँ पे प्रॉपर्टी को इस तरीके से ट्रांसफर किया है, जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है so as to waste in the first descendant of A who is born 80 years after A's death, ठीक है। संपत्ति A, जो संपत्ति A की मृत्यु के 80 वर्ष बाद जन्म लेने वाले, क्या कह रहा है, A की जो मृत्यु हो जाएगी, A की मृत्यु के बाद 80 साल बाद जो जन्म लेगा उसका पहला वंशज, उसको देने का प्रावधान किया जाता है। तो सेक्शन 14 बेसिकली किस बारे में बात करते हैं? रूल अगेंस्ट परपेचुटी। इसका मतलब होता है वो प्रोहिबिट करता है क्रिएशन ऑफ एन इंटरेस्ट विच मे वेस्ट बियॉन्ड द लाइफ टाइम ऑफ लिविंग पर्सन एंड द माइनॉरिटी ऑफ द अल्टीमेट बेनिफिशियरी। एन इंटरेस्ट पोस्टपोन्ड फॉर 80 years after the death of the life tenant clearly violates the rule against perpetuity। धारा 14 के अनुसार हित का सृजन जीवित व्यक्ति के जीवन काल तथा अंतिम हितधारी के अल्प आयु मतलब माइनॉरिटी से आगे नहीं चल सकता है। 80 वर्ष बाद हित प्रदान करना शाश्वतता के विरुद्ध नियम का उल्लंघन है। अगर आप ये सेक्शन पढ़ेंगे तो इसमें क्या लिखा है, नो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कैन ऑपरेट टू क्रिएट एन इंटरेस्ट विच इज टू टेक इफेक्ट आफ्टर द लाइफ टाइम ऑफ वन और मोर पर्सन लिविंग एट द डेट ऑफ सच ट्रांसफर and the minority of some person who shall be in the existence at the expiration of that period and to whom if he attains full age the interest created is to belong। मैं इसको एग्जांपल से समझाती हूँ आपको। ए ने ट्रांसफर की है प्रॉपर्टी किसको, बी और सी को, जो कि लिविंग पर्सन है, ठीक है। अब साथ में क्या हुआ, जो अनबॉर्न पर्सन है सी का जो अनबॉर्न सन है
उसको भी अप टू कब तक प्रॉपर्टी जो है अब कब तक ट्रांसफर की जाएगी, ईदर एट वंस, ठीक है, ईदर एट वंस और up to the age of majority he must come existence before C death, ठीक है, that means if C die before C son, ठीक है, then property revert back to A। आया समझ आपको? प्रॉपर्टी को रोक के रखा जा सकता है उस लिविंग पर्सन की लाइफ तक ही और प्लस 18 साल उस अनबॉर्न पर्सन की एज तक। आया बात? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अगर आपको प्रॉपर्टी को रोक के रखना है तब तो आप जो लिविंग पर्सन है उस लिविंग पर्सन की जब तक लाइफ है तब तक प्रॉपर्टी को रोक के रख सकते हो। एंड प्लस लिखा है अप टू द 18 ईयर ऑफ अनबॉर्न पर्सन, और जो अनबॉर्न पर्सन है उसकी माइनॉरिटी तक। अब आपने बात की है उसकी 80 साल, अब वो 80 साल का हो जाएगा तब उसके पास प्रॉपर्टी जाएगी, उसका जो वंशज है। तो ये तो रूल अगेंस्ट परपेचुइटी हो गया ना ये, क्योंकि देखो इतना लंबा टाइम तक आप प्रॉपर्टी को होल्ड करके नहीं रख सकते हो, ठीक है, इसीलिए परपेचुइटी का मतलब यही होता है शाश्वत तक, ठीक है। इतना मतलब अगर आप किसी पर्सन का जो है लिविंग पर्सन की लाइफ और उसके बाद माइनॉरिटी के बाद भी किसी प्रॉपर्टी को रोक के रखते हो तो हम बोलते हैं ये रूल अगेंस्ट परपेचुइटी हुआ। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। धारा 14 के अनुसार हित का सृजन जो है जीवित व्यक्तियों के जीवन काल तक तथा जो उसका अंतिम हितधारी है उसकी अल्प आयु से आगे नहीं टल सकता। जब आपने अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया था बी और सी को, साथ में ये कहा था बी और सी को ट्रांसफर हो रही है और सी के सन के पास ये प्रॉपर्टी जाएगी जो अभी पैदा नहीं हुआ है, अनबॉर्न सन है, और उसके और वो कब तक रह सकते हैं, सिर्फ उसके माइनॉरिटी तक, वो भी 18 साल तक। उसके बाद उसको फिर ट्रांसफर होना जरूरी है, 20 साल तक भी नहीं आप रोक के रख सकते, ठीक है। जैसे ए सेटल्स प्रॉपर्टी to waste in his great grandchild who may be born many decades later, such transfer is void for remoteness of wasting। यही बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सेप्शन बेस्ड है, ये सेक्शन 18 बात करता है। देखो सेक्शन 14 को सिंपल में बताऊं, ज्यादा दिन तक आप प्रॉपर्टी को रोक के नहीं रख सकते, और जो आप इसमें जो लास्ट आपने इसमें अनबॉर्न चाइल्ड के लिए आपने इंटरेस्ट क्रिएट किया है तो बेसिकली उसकी बात करें तो 18 साल तक की माइनॉरिटी तक ही रोक सकते हो। Which of the following transfers is expressly exempt from the restriction imposed by section 14, 16 and 17 of the Transfer of Property Act? देखिए निम्नलिखित में से जो कौन सा अंतरण है धारा 14, 16 या 17 के प्रतिबंधों से स्पष्ट रूप से मुक्त है? ऐसा कौन सा ट्रांसफर है जिसपे सेक्शन 14, 16 और 17 अप्लाई नहीं होता? ठीक है, सेक्शन 14, 16 और 17 अप्लाई नहीं होता। 14 हम अभी पढ़ के आए, रूल अगेंस्ट परपेचुइटी, मतलब आप कोई भी ऐसा ट्रांसफर नहीं करेंगे जो बहुत ही लंबे पीरियड तक के लिए हो, मतलब ब्लॉक कर दे, ऐसा वो रूल सेक्शन 18 कह रहा है मुझ पर अप्लाई नहीं होगा। फिर एक और होता है सेक्शन 16 जो की बात करता है ट्रांसफर टू टेक इफेक्ट ऑन फेलियर ऑफ प्रायर इंटरेस्ट, ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट सेक्शन नहीं था तो मैंने इसलिए नहीं पढ़ाया। और सेक्शन 17 बात करता है डायरेक्शन ऑफ एक्यूमुलेशन, जो इकट्ठा करने के लिए। तो ये जो तीनों रेस्ट्रिक्शंस है ये सेक्शन 18 पर अप्लाई नहीं होती हैं। तो वो सिचुएशन बताओ, ट्रांसफर इन फेवर ऑफ द एल्डेस्ट सन ऑफ द ट्रांसफर, मतलब अगर एल्डेस्ट सन है तो आप उसको जिंदगी भर के लिए प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकते हो, ये क्या बात हुई। बी ट्रांसफर क्रिएटिंग अ परपेचुअल फैमिली एस्टेट के बारे में अगर क्रिएट कर रहे हैं, परिवार के लिए स्थायी संपदा का निर्माण है तो क्या आप उसको परपेचुइटी पर कर सकते हैं। सी ट्रांसफर इन परपेचुइटी फॉर एडवांसमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ थ्रू अ चैरिटेबल हॉस्पिटल, ठीक है, जन स्वास्थ्य की उन्नति हेतु धर्मार्थ चिकित्सालय के लिए स्थायी अंतरण। आप जो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है, आपने ये कहा इस जो प्रॉपर्टी पर है मैं एक हॉस्पिटल बनाना चाहता हूँ पब्लिक हेल्थ के लिए, और चैरिटेबल हॉस्पिटल है वो, ठीक है, चैरिटेबल हॉस्पिटल है कि कोई भी व्यक्ति आके वहां पर अपना इलाज कराएगा, मतलब लोग उसको खुद ही अपने पैसों से चला रहे हैं, चैरिटेबल हॉस्पिटल है। तो अगर ऐसा केस है चैरिटेबल हॉस्पिटल बनाना है, इसलिए आप अगर प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया चाहे वो भी परपेचुइटी में किया जा रहा है कि आज अब इस पे हम हॉस्पिटल बना रहे, अब इसको आप लाइफ में कभी नहीं बेच सकते, ठीक है, ऐसा आपने उस पर
क्या कहते हैं, इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया है कि आगे उसका कोई सेल वगैरह नहीं हो सकता, ऐसे केस में क्या होगा, ये सेक्शन 14, 16 और 17 अप्लाई नहीं होता। ठीक है। बी क्या है, ट्रांसफर क्रिएटिंग अ परपेचुअल प्राइवेट ट्रस्ट, नहीं प्राइवेट ट्रस्ट नहीं, बात याद रखना। ठीक है, चैरिटेबल हॉस्पिटल वगैरह इन सब की बात की गई है सेक्शन 18 में। तो ये सेक्शन 18 जो बात करता है वो किस में बात कर रहा है कि अगर आप पब्लिक के बेनिफिट के लिए काम कर रहे हैं, रिलीजन से रिलेटेड हो गया, नॉलेज से, कॉमर्स, हेल्थ, सेफ्टी और एनी अदर ऑब्जेक्ट बेनिफिशियल टू मैनकाइंड। ठीक है। तो सेक्शन 18 क्रिएट एन इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन, ये एक्सेप्शन क्रिएट करता है सेक्शन 18, जिसमें वो एक्सक्लूड कर देता है ट्रांसफर मेड फॉर द बेनिफिट ऑफ द पब्लिक। Exception by section 18 creates an important exception by excluding transfers made for the benefit of public in the advancement of religion। ये सब मैंने आपको बता दिया। जैसे कि ए ने परमानेंटली डेडिकेट कर दी लैंड फॉर इस्टेब्लिश पब्लिक चैरिटेबल हॉस्पिटल, तो इसको अब प्रोटेक्ट किया जाएगा सेक्शन 18 के तहत और उसको अब रूल अगेंस्ट परपेचुइटी हिट नहीं करेगी। आज हमने किए हैं 10 क्वेश्चन आई थिंक सॉल्व, लेकिन मुझे लगता है 10 तो हमने सिर्फ नंबरिंग के अकॉर्डिंग देखा जाए तो किया है, लेकिन हमने जो समझा है कॉन्सेप्ट को वो बहुत अच्छे से समझा है। देखिए कितना ज्यादा टाइम हो गया है, लेकिन मुझे इसी तरीके से सेटिस्फेक्शन मिलती है कि जब बच्चे को हर एक चीज समझ आ जाए, स्टूडेंट्स को हर एक चीज समझ आने लगे, क्योंकि पेशेंस इज द की ऑफ सक्सेस एंड देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। अगर आप सोच रहे हैं कि रैपिड रिवीजन ले लेंगे 1 घंटे का ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का और मस्त हम अपना एग्जाम में बैठ जाएंगे, तो ये आप अपने आप के साथ धोखा कर रहे हैं। जब आप ईमानदारी के साथ अपने साथ नहीं पढ़ेंगे, जब तक आप अपने साथ धोखा ही करेंगे। ठीक है। तो इसकी जो सेकंड ये जो पार्ट रहेगा, ये जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रहेंगे, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी। अगर आपको इसी तरीके से क्वेश्चंस लगाने हैं तो मैंने टेस्ट सीरीज प्रिपेयर की हुई है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की, जिसमें हमने एग्जांपल बेस्ड एमसीक्यूज रखे हैं। ठीक है। और बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल की टेस्ट सीरीज है और लिमिटेशन एक्ट की भी है। बाकी राजस्थान के जितने लोकल लॉज हैं, अगर आप जेडी जेलो एग्जाम की तैयारी करें तो आप इस टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हैं। साथ में आप मेरे नोट्स को भी परचेज कर सकते हैं अगर आप पढ़ना चाहते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। Don't forget to subscribe my channel and don't forget to drop a good comment. Bye bye.